कि S23 अल्ट्रा मैंने जो क्या किया, सर्च किया। आज भी मैंने सर्च किया, कल भी मैंने सर्च किया और परसों भी मैंने सर्च किया। तो अब क्या देखने को मिलेगा, जो सोशल साइट्स हैं वो क्या कर रही हैं, मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को बार बार सर्च कर रहा हूँ, तो इट मीन्स मेरे अंदर क्या है, डिज़ायर है इसको बाय करने की। इट मे बी पॉसिबल मेरी कैपेबिलिटी भी हो इसको बाय करने की। तो वो क्या करेंगे, जब भी मैं यूट्यूब चलाऊंगा या फिर मैं ओपन करूंगा क्रोम, वीडियोस पर चलने वाली एड्स S23 अल्ट्रा की होगी, सैमसंग के प्रोडक्ट की होगी, वॉच की होगी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है और मेरे बिहेवियर में चेंज लेके आने की कोशिश की जा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्थी। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लेसन 4, करंट ट्रेंड्स इन सोशल साइकोलॉजी। यू कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी ऑफ MPC 004। ओके, और एथिकल इश्यूज़ को स्टडी करेंगे, कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हमें देखने को मिल जाते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली। चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ अंकुश त्रिप्रान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम, जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में करते आ रहे हैं, अभी भी सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन से अवगत होंगे, जानेंगे सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको अब तक कंफर्म हो चुका है ये सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, तो आप अंदर मन ही मन रिकॉल करें या फिर आप बोल के भी रिकॉल कर सकते हैं। सो साइकोलॉजी की वो फील्ड जो क्या स्टडी करती है, एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थॉट, फीलिंग्स जो कि इन्फ्लुएंस की जाती है किससे, प्रेजेंस एंड एक्शंस ऑफ अदर एज वेल एज बाय द ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हमने हर वीडियो में डेफिनेशन की है कि एक ह्यूमन का, मान लीजिए हम आपका एग्जांपल लेते हैं, आपका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स किस तरह अफेक्ट होती हैं, चेंज होती हैं एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। जब आप जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं या फिर आप स्कूल में जाते हैं, तो आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस की स्टडी हम करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। तो आई होप आपको अब बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि सोशल साइकोलॉजी कहते किसे हैं। तो सोशल साइकोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया, सोशल साइकोलॉजी में कौन कौन इन्वॉल्व है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस, ठीक है। अब देखिए, और सोसाइटी में कौन कौन इन्वॉल्व है, ह्यूमंस। हम सोशल साइकोलॉजी में क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में, फीलिंग्स में, थॉट प्रोसेस में कितने चेंजेस, कैसे चेंजेस आ रहे हैं जब वो सोसाइटी में जाता है, या फिर उसकी प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन हम कह सकते हैं, या फिर इमेजिनेशन, या हम ये सोचते हैं कि शायद आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ तो कोई कमी ना रह जाए, हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है। या आज मेरा इंटरव्यू है, आपने ये सोचा प्रेजेंस है या इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है, क्योंकि हम प्रेजेंट में तो वहाँ पर एट प्रेजेंट, मतलब दैट प्रेजेंट तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन सोसाइटी किससे बनती है, हमसे बनती है। बिहेवियर किसका स्टडी किया जा रहा है, हमारा किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हम होंगे, मतलब एक ह्यूमन होगा, एक पर्सन होगा, वहीं पर सोशल साइकोलॉजी अप्लाई की जा सकती है। सोसाइटी में जहाँ पर भी कोई इंडिविजुअल होगा, वहीं पर सोशल साइकोलॉजी अप्लाई की जा सकती है। तो अब ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप ना हो, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सोशल साइकोलॉजी की एप्लीकेशन काफ़ी ब्रॉड है, हर जगह सोशल साइकोलॉजी यूज़ की जाती है। चलिए 1 बाय 1 हम जानते हैं कौन कौन से फील्ड्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग मतलब हेल्थ में कैसे हम, मतलब सोशल साइकोलॉजी को समझेंगे। आपने कभी सोचा, एक बार आप ज़रा सोच के देखिए, हेल्थ में सोशल साइकोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट करती है। एग्जांपल से समझते हैं। स्मोकिंग सभी करते हैं, शायद नहीं, है ना, या ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजप्शन। तो हम एक स्टडी कर रहे हैं, जिस स्टडी में हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप या एक जो पर्टिकुलर सोसाइटी होती हैं उनकी एक स्टडी कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर हमने क्या नोट किया कि एक सोसाइटी या एक ग्रुप के पीपल ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी स्मोकिंग की सेल है वहाँ पर। हमने देखा कि जो बीड़ी सिगरेट वाली जो शॉप है वहाँ पर वो जाते हैं और स्मोकिंग का सामान खरीदते हैं, काफ़ी स्मोकिंग करते हैं। लेकिन रीज़न क्या है स्मोकिंग का, ये समझने के लिए हमने स्टडी की। हमने क्या किया, उनके एनवायरनमेंट को स्टडी किया,
उनकी सोसाइटी को स्टडी किया, उनके बिहेवियर को स्टडी किया, वो कैसा महसूस करते हैं जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं, और वहाँ से हमें पता चला कि वो पीपल स्ट्रेस्ड हैं, उनकी फैमिलीज इशू हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी है और उनके बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो दैट्स वाई दे नीड स्मोकिंग या दे आर डूइंग स्मोकिंग। सो हम ये कह सकते हैं। तो हमें ये कैसे पता चला? उनके सोशल कंटेक्स्ट को समझने के बाद हमें ये पता चला उनका अफेक्ट इस तरह, उनका हेल्थ है जो इस तरह अफेक्ट हो रहा है सिंपली। तो हम ये कहेंगे कि हेल्थ बिहेवियर में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कैंपेन लगा सकते हैं उनके हेल्थ बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए। डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड योगा के कैंपेन लगा सकते हैं कि हम उनको अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि इस तरह आप है जो अपने हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं, ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। और जब आप वो कैंपेन लगाएंगे तब उनके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, फिर सोशल साइकोलॉजी है ना। तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट, अब स्ट्रेस की बात कर दी है ना, हमें ये पता चलेगा उनकी कौन कौन सी इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी हम थेरेपीज़ दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो हेल्थ एंड वेलबींग में इस तरह सोशल साइकोलॉजी काम करती है। सेकंड आता है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन में कैसे करेगी? एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में क्या होता है, टीचिंग मेथड हो जाएगा, स्कूल एनवायरनमेंट हो जाएगा, स्टूडेंट आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, बुलिंग करते हैं एक दूसरे को, है ना। उनकी परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट करती है, उनका बिहेवियर, वो कैसे फील करते हैं जब उनको टीचर चाटा लगाते हैं, ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं एजुकेशन में, हमें सोशल साइकोलॉजी का यूज़ करें। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था पिछली वीडियो में कि हमने क्या किया जा रहा है, एक स्पेशल टीचिंग मेथड और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। दो ग्रुप्स, ग्रुप ए या एक क्लास पर या एक स्कूल पर हमने जो अप्लाई किया, ये दूसरे स्कूल पर अप्लाई किया और उनमें चेंजेस देखे, उनकी परफॉर्मेंस में चेंजेस देखे, उनके बिहेवियर में चेंजेस देखे। तो इस तरह हम सोशल साइकोलॉजी को एजुकेशन में यूज़ करते हैं। या फिर हम ये समझते हैं कि ये बुलिंग बिहेवियर को क्यों शो करते हैं, हुटिंग क्यों करते हैं, जो विस्लिंग क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, खासकर बॉयज़, है ना। तो ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्या रीज़न है, इन सभी को स्टडी करने के लिए हम सोशल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, अब यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी का यूँ कहते हैं ना कंप्लीट फुल यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, यूट्यूब। आप ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को। आप यूट्यूब पे क्या करें, आप एक दिन अमेज़ोन चलाइए, एक दिन 2 दिन, और अपने फेवरेट फ़ोन को सर्च कीजिए। मान लीजिए मेरा फेवरेट फ़ोन सैमसंग, मैंने इसको सर्च किया कि S23 अल्ट्रा मैंने है जो क्या किया, सर्च किया। आज भी मैंने सर्च किया, कल भी मैंने सर्च किया और परसों भी मैंने सर्च किया। तो अब क्या देखने को मिलेगा, जो सोशल साइट्स हैं वो क्या कर रही हैं, मेरे बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रही हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को बार बार सर्च कर रहा हूँ। तो इट मीन्स मेरे अंदर क्या है, डिज़ायर है इसको बाय करने की। इट मे बी पॉसिबल मेरी कैपेबिलिटी भी हो इसको बाय करने की। तो वो क्या करेंगे, जब भी मैं यूट्यूब चलाऊँगा या फिर मैं ओपन करूँगा क्रोम या कोई भी अनदर जो ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं या मैं यूज़ करता हूँ, तो जब भी मैं इन एप्लीकेशंस का यूज़ करूँगा तो मुझे वीडियोस पर चलने वाली एड्स S23 अल्ट्रा की होगी, सैमसंग के प्रोडक्ट की होगी, वॉच की होगी। या क्रोम पर जब हम चलाते हैं तो जो पम्पलेट्स होते हैं साइड में जो दिखने को मिलते हैं ना हमें, छोटे छोटे टेम्पलेट्स, उनमें हमें जो S23 अल्ट्रा की फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है और मेरे बिहेवियर में चेंज लेके आने की कोशिश की जा रही है। सबसे एक और अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मान लीजिए आप सुपरमार्केट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। सुपरमार्केट में क्या किया जाता है, लॉलीपॉप, कैंडीज़, जो बच्चे सामान कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें वो खाते हैं, उनको आगे रखा जाता है ताकि उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाए और उनको है जो ख़रीदा जा सके। पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के प्रेशर से उनके बिहेवियर में चेंज आ जाए और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट इस तरह की जाती है। और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की। तो मान लीजिए आपके शहर में क्या लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, जहाँ पर मेन ट्रैफिक जाता है और सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ होगा जहाँ पर हर मेन इवेंट जो शहर में होने वाली है या स्टेट में होने वाली है उसको वहाँ पर उसके पोस्टर लगाए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इस दिन ये इवेंट होगी तो आप आएँ, वहाँ पर शामिल हो,
आप उससे इन्फ्लुएंस हो, या इस तरह की जो सेल है रेड टेप में, ज़ारा में, ठीक है, या फिर कैंट मार्लो होता है ना शायद, मोंटे कार्लो में है जो इस तरह की सेल चली हुई है, आप वहाँ पर जाएं और प्रोडक्ट को ख़रीदें। आप देखेंगे अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस है आप जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में किस तरह, देखिए ब्रांडिंग और परसुएशन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप देखते हैं टीवीज़ पर कि मेरे जो रोल मॉडल हैं वो रॉयल चैलेंजर सोडा पीते हैं, तो चलिए क्यों ना मैं रॉयल चैलेंजर की बोतल ही ले लूँ, है ना। या फिर आपके जो रोल मॉडल्स वो क्या कहते हैं कि वो कौन सा आता है, जुबान केसरी पान मसाला, है ना। तो अब आप खाली पान मसाला तो नहीं खाएंगे ना, उसमें साथ कुछ ना कुछ तंबाकू वगैरह तो मिलाएंगे, है ना, टोबैको। तो ये सभी क्या है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। इस टॉपिक पर हम ना कंप्लीट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। और अब आता है हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, कैसे आपके बिहेवियर में कंप्लाइंस किया जाता है। कंप्लाइंस आप समझ गए, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। कंप्लाइंस क्या है, वो टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं इन ऑर्डर टू फिट ए पर्टिकुलर ग्रुप, इवन इफ योर आउन डिज़ायर्स आर नॉट सेम, या योर आउन ओपिनियंस आर नॉट सेम। मान लीजिए मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया था आपको कि आप फ्रेंड सर्कल में हैं, मान लीजिए 5 फ्रेंड्स हैं आपके, 5 फ्रेंड्स आपके, और 5 फ्रेंड्स में एक आप भी हैं, और उन्होंने कुछ जोक सुनाया और आपको वो समझ नहीं आए, लेकिन वो हंस रहे हैं तो इसलिए आप भी हंस रहे हैं। आपने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा, क्लास में कुछ ऐसी इवेंट हो जाती है, या अपनी फैमिली में भी ऐसी इवेंट हो जाती है कि सभी हंस रहे हैं तो इसलिए मैं भी हंस रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए जब आप हंस रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्प्लाइंसेस। आप अपने बिहेवियर में चेंज करें इन ऑर्डर टू फिट दैट ग्रुप। आप उस ग्रुप में फिट होने के लिए अपने बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, कॉम्प्लाइंसेस कैसे की जाती है, ये सभी है जो लीडरशिप और मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, परसुएशन, इनमें है जो सोशल साइकोलॉजी काफ़ी यूज़ होती है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस की। जैसा कि मैंने बताया, सोशल साइकोलॉजी क्या करती है, आइडेंटिफाई करेगी कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन से इश्यूज़ हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, और फिर उनको है जो क्या करेंगे, हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइवर्सिटी एंड इंक्लूज़न। अब देखिए डाइवर्सिटी एंड इंक्लूज़न कैसे कहेंगे। अब आप भी कभी ना कभी डिस्क्रिमिनेशन तो करते होंगे, मैं लड़का हूँ मैं ये कर सकता हूँ, तुम लड़की हो तुम नहीं कर सकती, इस तरह की बातें आपने भी कभी ना कभी की होंगी। या फिर आप जैसे जो स्कूटी चलाती हैं ना लड़कियाँ, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील देखने को मिलते हैं कि पापा की परी उड़ गई, इस तरह के जो, क्या कभी लड़कों के एक्सीडेंट नहीं होते, क्या लड़कों पे ऐसी गलती नहीं होती, आप ज़रा सोच के देखिए। लेकिन इस तरह के क्या बना दी जाती है, हेडलाइंस बना दी जाती है, पापा की परी, समझ रहे हैं। इसमें जैसे ये नहीं है कि कम्युनिटी का ही हाथ है, थोड़ा गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो क्या हो जाए, ट्रेंडिंग में आ जाए या बढ़ जाए। लेकिन वो ये बात नहीं सोचते कि इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है, सोसाइटी पे इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। सो बी केयरफुल। और बॉयज़ आप भी ध्यान रखिए इन बातों का कि ये सिर्फ लड़कियां से गलती नहीं होती। जब आप पहली बार चलाते हैं आपसे भी कई बार होती है, लेकिन इशू क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स के सामने चलाते हैं, ठीक है, आपकी जो बातें सिर्फ आपके फ्रेंड सर्कल तक ही रहती है, आप बाहर बताते नहीं हैं। गर्ल्स क्या करती है, अपने घर आकर बता देती हैं कि मुझे ऐसी गलती हो गई, और आप तो बॉयज़ तो ऐसे करेंगे कि मम्मी उसी ने ठोक दी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि होता नहीं है ऐसा, सबके साथ होता है, लेकिन हमें किसी को ऐसे मतलब पर्टिकुलर डिनोट नहीं करना चाहिए। तो सोशल साइकोलॉजी किस में मदद करती है, प्रेजुडाइज को कम करने में, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में। आगे कंप्लीट चैप्टर को हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इंक्लूज़न करने में, ठीक है, डाइवर्सिटी। सो ये यहाँ पर है जो सोशल साइकोलॉजी यूज़ होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट। अब पॉलिसी का एग्जांपल ले तो LIC सबसे बेस्ट है, या और भी काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं आजकल, है ना। अब LIC वालों ने क्या किया, अगर हम कॉमन सोचें, नॉर्मली फैक्ट को देखें, तो वो क्या करते हैं कि आप जीवन बीमा पॉलिसी लें तो उसमें क्या होगा, आपको जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। तो इट मीन्स उन्होंने क्या कर रहे हैं, आपकी मौत की कीमत लगा दी। अगर मैं शब्दों को मैनिपुलेट करूँ तो सिंपली हम ये कहेंगे कि आपकी मौत की कीमत लगा दी।
है ना, कि आप मर रहे हैं और वो आपकी मौत को खरीद रहे हैं, सिंपल। लेकिन इसका बेनिफिट कैसे देखा? इन्होंने क्या किया, सोशल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए किसी के फादर की डेथ हो जाए या किसी के जो फैमिली में किसी पर्सन की डेथ हो जाए, तो उनकी फैमिली वालों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब वो पर्सन तो लौट के आने वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन की, कैसे लाइफ अफेक्ट होती है किसी के जाने के बाद, किसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, पैसे की। तो इन्होंने क्या किया कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमें इंस्टॉलमेंट पे करिए, अगर इन बिटवीन आपको कुछ हो जाता है तो हम वो सारी इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट आपको पे करेंगे। इस तरह LIC पॉलिसीज़ ने सोशल बिहेवियर को स्टडी करके इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट। वोटिंग बिहेवियर पोल्स बनाए जाते हैं वोटिंग के दौरान, और उन पोल्स के थ्रू ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये वाली पार्टी जीतेगी या हारेगी, या इस पार्टी का ज़्यादा रुख है, या हम कह सकते हैं हवा इस पार्टी की ज़्यादा है। तो कैसे पता चलता है? मैदान में उतरने के बाद, सोशल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद। तो इस तरह सोशल साइकोलॉजी यहाँ पर भी काम आती है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन सोशल साइकोलॉजी के। आई होप आपको सभी एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर हुआ होगा, ओवरव्यू मिल गया होगा, एक ओरिएंटेशन कि यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ पर सोसाइटी और हम नहीं हैं वहाँ पर सोशल साइकोलॉजी ना हो। नेक्स्ट आती है एथिकल इश्यूज इन सोशल साइकोलॉजी रिसर्च में कौन कौन से इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब इसको समझेंगे ना, एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आप क्या करने जा रहे हैं, रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, 10 पार्टिसिपेंट चाहिए। अब 10 पार्टिसिपेंट्स, ये तो है नहीं कि आप भाई मनीष आ रहा है और 10 पार्टिसिपेंट बिल्कुल तैयार रहें, ये रिसर्च करेगा, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, ऐसा तो नहीं है। अगर आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो आपको पार्टिसिपेंट नहीं मिलते आसानी से, और अगर मिलते हैं तो क्या हमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, गाइडलाइंस दी जाती हैं रिसर्च के, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, जिनके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, उन्हीं को हम कहते हैं एथिक्स ऑफ साइकोलॉजी, एथिक्स ऑफ रिसर्च। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो ये गाइडलाइंस हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी करनी होती है, इनको फॉलो करते हुए हमें अपनी स्टडी करनी होती है, और इन्हीं को हम एथिक्स कहते हैं। और ये कौन कौन से एथिक्स हैं, जो कि इनका काम क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी वेलबींग को मद्देनज़र रखते हुए हम रिसर्च करेंगे, डिग्निटी को ख्याल में रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम जो मद्देनज़र रखते हुए हमारी रिसर्च को अंजाम देंगे। ठीक है, अब आती है बात, पहला एथिक्स क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हिंदी में बता दूं तो ये सहमत सूची है, सूचित सहमति। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं और कंसेंट ले रहे हैं। सीधी सी बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सहमत हिंदी में, हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, ये सूचित सहमति। इट मीन्स ये सूचित सहमति क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, कॉलेज में गए, वहाँ पर हम 1 बाय 1 एक से मिल रहे हैं कि भाई मेरी ना ये रिसर्च है, मैं इस तरह जो रिसर्च करूँगा और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, इस तरह के जो लाभ हानि हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आप मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे? अब ऐसा ही चेहरा बनाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आप ये करेंगे ना, तुम मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्यों ना तुम मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करो। इस तरह कोई नहीं आएगा, आपको रिक्वेस्ट करनी होगी कि यार क्या तुम मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करोगे, तो वो कहेगा हाँ। अगर उसने हाँ कर दी तो आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लिया, दैट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं और फिर उसकी परमिशन ले रहे हैं कि आप उसकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ये मेरी रिसर्च है, इसका ये नाम है, इस तरह इसका प्रोसीजर रहेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, वो होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और फिर उससे परमिशन लेंगे कि आप मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, वो अपनी इच्छा से आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा। सेकंड आता है डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या होगा, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर रिसर्च आपको बताकर की जाए, है ना। जैसे कि आपने अगर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट याद है तो वहाँ पर क्या किया जाता था,
क्या किया गया था, उनके बिहेवियर में अथॉरिटी फिगर के प्रेशर से किस तरह चेंजेस आ रहा है, किस तरह जो हम क्या करते हैं उनके जॉब प्रोफाइल चेंज कर देते हैं तो उनके बिहेवियर में, उनके एनवायरनमेंट में चेंज करने के बाद उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इनको स्टडी करना था। लेकिन अगर हम उनको बता देते कि हम ये ऐसा स्टडी कर रहे हैं, क्या उनके बिहेवियर में वो चेंज आते? शायद नहीं। तो इसलिए डिसेप्शन ज़रूरी भी है, वाइल डिसेप्शन में भी नेसेसरी। रिसर्च की इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी होता है कि ज़रूरी नहीं है हर बार हम उनको बताएं। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहता है आप सब कुछ बताएं, लेकिन डिसेप्शन कहता है इट मे बी पॉसिबल कि आप है जो कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिसर्चर को क्या करना होगा, उन चीज़ों को मिनिमाइज़ करना होगा, जितना भी ये बातें जो हम छुपाना चाहते हैं वो कम से कम हो, ठीक है। और अगर हो तो हम आखिर में आफ्टर द स्टडी हम क्या करें, उसको एक सेशन प्रोवाइड करें, वहाँ पर हमने जो भी उनसे छुपाया है, जो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं बताई या ज़रूरी नहीं समझा उस टाइम बताने के लिए, वो हम उनको बताएं ताकि वो उस चीज़ से अवेयर हो जाएं, या कोई भी उनको साइकोलॉजिकल हार्म हुआ है तो हम उसको क्योर करें, एड्रेस करें। ये डिसेप्शन है। अब देखिए आप क्या इनको फॉलो कर पाएंगे। थर्ड है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आप क्या करें प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में, कि जो भी डाटा आप उनसे गैदर करें, पहली बात जो आप डाटा गैदर कर रहे हैं वो अपनी रिसर्च से रिलेवेंट हो। जैसे कि मैंने अब एग्जांपल क्या लिया था, 10 पार्टिसिपेंट चाहिए हमें, रिलेशनशिप बिल्ड ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट। अब ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिसर्च कर रहे हैं कि कोई किसी के साथ जब रिलेशन क्रिएट करता है ना तो वो बेनिफिट देखता है और अपना कॉस्ट देखता है। ये कौन सी रिसर्च है? सोशल एक्सचेंज थियरी। इसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट इससे नेक्स्ट वीडियो। सोशल एक्सचेंज थियरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई रिलेशनशिप बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम अपना बेनिफिट, अपना लाभ देखते हैं और हमारी लागत देखते हैं, हम कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कैसा होना चाहिए। अगर हम टू बी ऑनेस्ट अगर हम रहें तो हम बातें मॉरली कैसी बातें करते हैं कि हमें ना निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, जब हम किसी का साथ दे रहे हैं तो हमें अपना मतलब नहीं देखना चाहिए। इस तरह की बातें आपको मॉरली सुनने को मिलती होंगी और आप शायद महसूस भी करते होंगे। लेकिन जब भी आप किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट एंड बेनिफिट इंक्लूड होता ही होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं तो ऑब्वियस है आप क्या करने आए हैं, अपनी स्टडी को अपने बेस बनाने के लिए आए हैं या आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं। अगर मैं यहाँ पर फिल्मी बातें करना शुरू कर दूँ किसकी बजाय, आपकी स्टडी की बजाय, तो आप क्या मुझसे रिलेशनशिप रखना पसंद करेंगे? नहीं। ये सोशल एक्सचेंज थियरी, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही है। जब तक आपको बेनिफिट नज़र आएगा तब तक आप कहीं पर जो कनेक्ट रहेंगे, अदरवाइज़ आप कोई और सोर्स ढूंढना शुरू कर देंगे। ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल। अब हम ले रहे हैं प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। पॉइंट क्या कहता है कि हमें जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम अपने क्लाइंट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो रिलेवेंट हो किससे, हमारी स्टडी से, ना कि हम उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। हमें मज़ा आ रहा है उसकी बातें सुन के, हाँ उसकी फैमिली में क्या इशू चल रहा है, उसकी वाइफ के साथ क्या चल रहा है, या फिर उसकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा। इस तरह की बातें हमें जो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ना ही ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, पहली बात। और जो इन्फॉर्मेशन हम स्टडी से रिलेवेंट उनसे कलेक्ट कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, किसी को भी ना पता चले, जब तक उस इन्फॉर्मेशन में थ्रेट ना हो किस चीज़ का, सुसाइड का। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिब्रीफिंग एंड विड्रॉल। अब डिब्रीफिंग एंड विड्रॉल क्या कहती है, हम एक कंप्लीट होने के बाद, स्टडी कंप्लीट होने के बाद एक सेशन रखेंगे जहां पर हम एलो करेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स को, क्लाइंट्स को, कि जितने भी आपके डाउट्स हैं आप हमसे पूछिए, मैं उनके आंसर करूंगा। जो भी आपको स्टडी के बारे में जानना है मैं उस सभी के उनके आंसर करूंगा। और जब चाहें, ये हमें उनको बताना होगा कि आप जब चाहें स्टडी से विड्रॉल ले सकते हैं। और वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि जब कोई रिसर्चर ये करता है तो विड्रॉल के बारे में बताता नहीं। वो नहीं चाहता कि उसकी रिसर्च आधी अधूरी रह जाए, बीच में पार्टिसिपेंट छोड़ के चला जाए। क्या कुछ नहीं लगता भाई रिसर्च करने में। तो लेकिन एथिक्स क्या कहते हैं कि आपको उनको बताना होगा कि आप कभी भी जब आपका मन करे रिसर्च को छोड़ के जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को छोड़ के जा सकते हैं। रिस्क ऑफ हार्म। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ हार्म।
यहाँ पर क्या किया जाता है, हमें एसेस करना होगा और एसेस करने के बाद जितने भी चांसेस हैं कि कितना रिस्क है पार्टिसिपेंट्स को, उनको मिनिमाइज़ करना होगा। और अगर रिस्क है भी तो हमें क्या करना होगा, स्टडी की जो साइंटिफिक वैल्यू है, हमारी स्टडी की क्या वैल्यू है एज कंपैरिजन टू जो रिस्क हम क्लाइंट को प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके कंपैरिजन में स्टडी की वैल्यू क्या है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हॉपलिंग हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या चेक किया जा रहा था, ओबीडियंस को चेक किया जा रहा था, कैसे ओबीडियंस किसी के बिहेवियर को चेंज करता है। इसमें क्या किया जाता है, एक डॉक्टर है जो अपनी नर्सिस को कॉल करता है और कहता है कि तुम ये इस ड्रग्स की डोज है जो 10 mg से बढ़ाकर 20 mg कर दो। अब उनको नर्सिस को ये नहीं पता कि ये डॉक्टर नहीं है, इट मीन्स आपको रिटर्न में नहीं दिया जाता, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। और उनको ये पता है एक्चुअल में कि ये ड्रग अगर इस डोज में दी जाता है तो वो काफी हार्मफुल रहेगा हमारे पेशेंट के लिए। लेकिन फिर भी उनमें से ज्यादातर नर्स का रिस्पॉन्स क्या रहता है, वो उस पेशेंट को वो ड्रग्स देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जो कि उन पेशेंट्स की जान पर खतरा तक बन सकता है। अब जिन्होंने इस रिसर्च में पार्टिसिपेट किया वो तो मर गए ना, अभी मरे नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ मजाक के रूप में आपको, सिर्फ एक फन बनाने के लिए, सिर्फ थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। तो जिन्होंने यहाँ पर है जो पार्टिसिपेट किया उनके लिए तो खतरा हो गया ना। तो इसलिए हमें रिस्क ऑफ हार्म को क्या करना होगा, मेजर करना होगा, एसेस करना होगा कि कितना रिस्क है, उनको मिनिमाइज किया जाए, और चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, और फिर अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विटी, फेयर एंड ट्रीटमेंट। इट मे बी पॉसिबल कि आपकी रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग कल्चर से हो, अलग अलग रिलीजन से हो, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और संभव ये है कि आप क्या करें, बायसनेस शो करें, कल्चरल बायसनेस हो जाए, या जो आपके कल्चर से बिलोंग करता है, आपके कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस व्यक्ति को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या उनको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट रहना चाहिए हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिसर्चर्स को सभी डिस्क्लोज करने चाहिए, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट तक भी उनको है जो अपने क्लाइंट्स को बताना चाहिए, ठीक है। ये अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हमारी स्टडी की इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। और हो सके तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्म टू पार्टिसिपेंट। अब हार्म टू पार्टिसिपेंट क्या कहता है, इट मे बी पॉसिबल, जो हमने अभी ऊपर रिस्क ऑफ हार्म की बात करी, वो जो नुकसान होने वाला है, हानि होने वाली है पार्टिसिपेंट के साथ, वो लॉन्ग टर्म हो या हो सकता है वो शॉर्ट टर्म हो। तो हमें क्या करना होगा, उनको रोकना होगा, प्रिवेंट हार्म टू पार्टिसिपेंट्स बोथ शॉर्ट टर्म। हम ये नहीं सोचना चाहिए अरे यार ये तो अभी थोड़ी देर के लिए बस एक शॉक देंगे फिर आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चाहे वो शॉर्ट टर्म हार्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हानि हो, हमें उनको रोकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसर्च विद वुल्नरेबल पॉपुलेशन। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेंट करने वाले वुल्नरेबल इन नेचर हो, इट मे बी पॉसिबल दीज आर चिल्ड्रन, दीज आर प्रिजनर्स, वो हो सकते हैं जिनको ऑलरेडी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो, हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो। इन सभी में हमें उनको क्या करना होगा, एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करना होगा, उनके राइट्स के बारे में ज़्यादा सोचना होगा, वेलबींग के बारे में ज़्यादा सोचना होगा कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। रेप्लिकेशन एंड ऑनेस्टी किसे कहेंगे, हमें रिसर्च को कंडक्ट करते हुए ईमानदारी दिखानी होगी। ईमानदारी कैसे, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी बायसनेस, इंटरप्रेट कर रहे हैं विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है। या फिर हम ये तो नहीं कर रहे कि हमने अपने रिसर्च को प्रूव सही करना है तो हम अपने डाटा में ही फेरबदल कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप्लिकेशन इसलिए जरूरी है, जो भी रिसर्च के रिजल्ट हमें मिलते हैं उनको हम रेप्लिकेट किया जाए, ताकि हम क्या चेक करें, रिसर्च की वैलिडिटी को कंफर्म किया जाए कि रिसर्च वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चरल सेंसिटिविटी। We have to be cultural sensitive in order when we conducting any kind of research, because sometime हम क्या करते हैं कि हमारे कल्चर से दूसरे कल्चर को बिलोंग करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए अभी मैं कहूँ नहीं नहीं हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता, तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो, इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा कल्चर है। इस तरह की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, ठीक है।
शोभा क्या, ये एथिक्स के खिलाफ है ना। तो रिसर्चर्स को क्या करना चाहिए, कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सामने वाले के कल्चर को, ओपिनियन नहीं देना चाहिए अपना कि ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बस सिंपल यही था, ये एथिक्स है हमारे, कल्चरल सेंसिटिविटी और एक बेनिफिशंस और नॉन मेलिफिसेंस रह जाता है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पार्टिसिपेंट्स के लिए जितना हो सके उतने ज्यादा बेनिफिट्स को और जितना हो सके उतने कम हानि, हार्मनेस, इनको जो रिसर्च में प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि रिसर्च जब हम कर रहे हैं तो बेनिफिट जो पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा हो एज कंपैरिजन टू एनी काइंड ऑफ हार्म। तो ये थे हमारे एथिक्स ऑफ रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी। इन एथिक्स को फॉलो करने के बाद आप रिसर्च करते हैं, करने के बाद नहीं, करते हुए आपको रिसर्च करनी होगी। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी रिसर्च एथिकल नहीं कंसीडर की जाएगी, नॉन एथिकल हो जाएगी। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, एग्जांपल्स सभी आपको अच्छे लगे होंगे, कंटेंट जरा भी अच्छा या बुरा लगे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, ये हमारे कम्युनिकेशन को कंप्लीट बनाता है जब आप कमेंट करते हैं और हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको ₹9 पर PDF व्हाट्सएप पर, ईमेल से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम और यूट्यूब से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 5 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।